नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में आज की तमाम उन खबरों पर डालेंगे नजर जो महत्वपूर्ण खबरों में शुमार रही हैं। कौन कौन सी आज की अहम खबरें हैं जो खबर दिन भर का हिस्सा बनेंगी। 5 अहम खबरें। दरअसल पहली खबर, पाक को चेतावनी की करेंगे। दरअसल ये कोई बयान नहीं था, ये रणभूमि से उठती चेतावनी थी। ये कोई दौरा नहीं था, ये था युद्ध नीति का ऐलान। श्रीनगर की छावनी में जब रक्षा मंत्री गरजे तो लगा जैसे शब्द नहीं गोले बरस रहे हों। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सुनाया 8 वारों वाला वो संदेश जो सिर्फ एक बयान नहीं, भारत की नीति बन चुका है। डिटेल में अब से कुछ देर बाद आपको बताएंगे वो कौन से 8 वार सीधे पाकिस्तान पर राजनाथ सिंह के जरिए किए गए। इसके अलावा दूसरी अहम खबर जो रहने वाली है, बात करेंगे बाइकॉट का। दरअसल जब सरहद पर हमारे सैनिक शहीद हों तो समुद्र किनारे सैर करना भी गुनाह लगता है, और जब कोई देश पाकिस्तान जैसे आतंकी समर्थक के साथ खड़ा हो जाए तो फिर हम भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ। तुर्की और अजरबैजान जैसे ही पाकिस्तान का समर्थन जैसे ही इन देशों ने किया, भारत की ट्रेवल इंडस्ट्री ने अपने टिकट नहीं तेवर दिखा दिए। अब बात सिर्फ बॉर्डर की नहीं, बाइकॉट की है। अब सूटकेस में सिर्फ कपड़े नहीं, देशभक्ति भी जाएगी। जिन्होंने हमारे जख्मों पर नमक छिड़का उन्हें हमारी जेब की कीमत चुकानी होगी। डिटेल आपको बताएंगे कैसे अजरबैजान और तुर्की से बाइकॉट किया जा रहा है, कौन कौन कर रहा है। अब से कुछ देर बाद आपको पूरी जानकारी। इसके अलावा तीसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे, बात करेंगे आतंक के अंत की। दरअसल धर्म देखकर मारे गए हमारे लोग, जब कर्म देखकर मौत बांटी जा रही है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ वो सिर्फ एक हमला नहीं था, वो था भारत की आत्मा पर हमला। लेकिन अब भारत ना खामोश है ना कमजोर है, अब भारत का प्रतिशोध बोल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर नाम जितना पवित्र है, वार उतना ही प्रचंड। आतंक की फैक्ट्री में घुसकर सेना ने जो कहर बरपाया वो सिर्फ हथियारों से नहीं, इरादों से हुआ। अब कश्मीर की घाटी में खून बहाने वाले नहीं, लाशें बिछाने वाले मारे जा रहे हैं। शाहिद कुट्टे जैसे कमांडर अब सिर्फ नाम है, और भारत का संदेश साफ है, तुमने हमारे बच्चों को मारा, अब तुम्हारे ठिकाने जलेंगे। ये है नया भारत जो जवाब शांति से नहीं देता, वो जवाब सीमा पार जाकर देता है। कौन कौन आतंकी मारे गए हैं, डिटेल अब से कुछ देर के बाद। इसके अलावा चौथी अहम खबर पर जिक्र करेंगे, बात चतुर ट्रंप की करेंगे। भारत नहीं, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये किसी विरोधी देश की धमकी नहीं थी, ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के। दरअसल ये सीधा हमला था भारत के मेक इन इंडिया के सपनों पर। सवाल ये नहीं है कि ट्रंप भारत के खिलाफ है या नहीं, सवाल ये है कि क्या भारत अब भी अमेरिका के बाजार के बिना डरता है। जब ट्रंप ने टिम कुक को कहा इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है, तो ये सिर्फ एक सीईओ को नहीं, एक देश को चेतावनी थी। लेकिन क्या भारत अब उस दौर में है जब उसे डरना चाहिए, या फिर उस वक्त अब वक्त है कि भारत इंडिया फर्स्ट की टक्कर अमेरिका फर्स्ट से दे। आखिर डिटेल बताएंगे टिम कुक को क्या ट्रंप ने बोला है। इसके अलावा बात दरअसल करेंगे बादशाह शाहरुख की, जिसे रेड कारपेट पर पहचानने से इनकार किया गया। वही तस्वीर अब दुनिया की सबसे कीमती बन गई है। मेट गाला 2025 का सबसे बड़ा सुपरस्टार कोई हॉलीवुड चेहरा नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी था, नाम शाहरुख खान। ना सिर्फ लुक से बल्कि असर से किंग खान ने दुनिया के सबसे बड़े सेलेब को पीछे छोड़ दिया। कैसे पीछे छोड़ा, कौन कौन इसमें शामिल है, डिटेल अब से कुछ देर के बाद। ये 5 अहम खबरें आज खबर दिन भर का हिस्सा रहेंगी। जाते जाते आपको बात पते की बताएंगे। इन सब के बीच में महत्वपूर्ण चीज आपको हम बताते चले। दरअसल खबर दिन भर में शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जो आज की महत्वपूर्ण खबरों में शुमार रही है। दरअसल बात करेंगे राजनाथ सिंह की खबर से, क्योंकि यह सिर्फ एक दौरा नहीं था, यह था चेतावनी का उद्घोष। यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, यह था भारत की ओर से पाकिस्तान को आखिरी चेतावनी। श्रीनगर बादामी बाग छावनी, तारीख 15 मई, जहां देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के वीर जवानों के बीच खड़े होकर वो बोले जो पूरी दुनिया ने सुनना चाहा। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म देखकर मारा और हमने आतंकियों को कर्म देखकर मारा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह भारत की बदलती नीति, बदलती सोच और बदलते तेवर का ऐलान था। पिछले हफ्ते पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जब देश सन्न था, तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वो किया जो अब तक बस चेतावनी तक सीमित था।
अब बात सिर्फ गोली की होगी, वो भी सीधी सीने पर। और फिर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर 8 सीधे वार कर दिए, एक एक शब्द जैसे बारूद से लदा हो। वार नंबर 1 था, आपने जो ऑपरेशन सिंदूर में किया उस पर पूरे देश को गर्व है, सिर्फ सैनिक नहीं अब जनता भी लड़ाई के साथ खड़ी है। वार नंबर 2 था, भारत युद्ध का पक्षर नहीं है, लेकिन हमारी संप्रभुता को कोई ललकारेगा तो जवाब मिलेगा, मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। संघर्ष नहीं चाहता पर समर्पण तो बिल्कुल नहीं। वार नंबर 3 था, ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई थी। अब संदेश साफ है, कोई भी हद पार करेगा तो हम सीमाओं से आगे तक जाएंगे। वार नंबर 4 था, पहलगाम हमले से भारत की सामाजिक एकता पर चोट करने की कोशिश की गई, हमने उनके सीने पर वार किया, अब हमला नहीं प्रतिशोध होगा। वार नंबर 5 था, अब हर आतंकी हमला एक युद्ध की तरह माना जाएगा, यह युद्ध की घोषणा नहीं, युद्ध के नियमों की नई परिभाषा है। वार नंबर 6 था, अगर बातचीत होगी तो आतंकवाद पर होगी, पीयूके पर होगी और किसी मुद्दे पर नहीं। वार नंबर 7 था, पाकिस्तान को परमाणु हथियारों की धमकी देना बंद करना होगा, क्या ऐसे गैर जिम्मेदार राष्ट्र के पास एटमी हथियार सुरक्षित है। वार नंबर 8 था, पाकिस्तान आईएमएफ के आगे कटोरा लिए खड़ा है, भारत आईएमएफ को कर्ज देता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। दोनों देशों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है फिलहाल वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे, और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे बहादुर भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है, और वो जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। तो पाकिस्तान को दो टूक राजनाथ सिंह ने की है, आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, हमने कर्म देखकर मारा, यह कहा गया है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नाम नहीं, हमारी प्रतिबद्धता है, ये रक्षा मंत्री कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने ये भी कहा, आतंकी घाटी में छिपा हो या फिर बंकर में, हम वहां पहुंचेंगे, उसको मार गिराएंगे, दुश्मन की छाती चीर कर आतंकियों को खत्म करेंगे। राजनाथ सिंह ये कहते नजर आए रक्षा मंत्री। और इसके अलावा कोई आतंकी हमला देश के खिलाफ युद्ध ही माना जाएगा, जिस बात का जिक्र लगातार किया गया है। आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चलेंगे, ये भी कहा गया है। इसके अलावा कहा गया है कि अब बात आतंकवाद और पीयूके पर ही होगी। जब देश की अस्मिता पर चोट हो तो व्यापार भी झुकता है और भावनाएं फैसले बन जाती हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच में अब मामला सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहा है।
अब ये लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय मंचों और पर्यटन तक पहुंच गई है। तुर्की और अजरबैजान ने खुले आम पाकिस्तान का समर्थन क्या किया, भारत में जैसे लावा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर बाइकॉट तुर्की और बाइकॉट अजरबैजान ट्रेंड करने लगा और इस बार सिर्फ नाराज नागरिक नहीं बल्कि देश की बड़ी ट्रैवल इंडस्ट्री भी मैदान में कूद पड़ी है। देश की सबसे प्रतिष्ठित टूर कंपनियों में इन दोनों देशों से संबंध तोड़ दिया है। केसरी टूर के एमडी शैलेश पाटिल बोले हैं, यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये मानवता पर हमला था। जो देश पाकिस्तान के साथ खड़े हैं वो उस हमले के साझेदार हैं। केसरी ने तुर्की के लिए बुकिंग भी बंद कर दी है। टर्किश एयरलाइंस से कोई सहयोग नहीं है, हमारे सैकड़ों ग्राहक हैं, लेकिन अगर देश के लिए नुकसान होता है तो व्यापार का फायदा भी स्वीकार नहीं होगा। मेक माई ट्रिप के को फाउंडर प्रशांत पिट्टी ने साफ कहा है, हमने मालदीव के समय भी उन्होंने कहा है मालदीव के समय भी देश का साथ दिया था और अब भी देंगे। जो देश आतंकवाद को छिपाकर समर्थन दे रहे हैं उन्हें भारतीयों की जेब से एक भी रुपया नहीं मिलेगा। उनके मुताबिक भारत से हर साल करीब 2.5 लाख यूनिट तुर्की अजरबैजान जाते हैं। इस बाइकॉट से करीब 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। हॉलिडे इंडिया, ड्रीम ट्रिप जैसी बड़ी कंपनीज भी दो टूक कह चुकी हैं, जो देश भारत विरोधी है वहां पर्यटन नहीं भेजेंगे। ये देश भारतीय पर्यटकों की ताकत भूल गए हैं। अब याद दिलाने का वक्त आ गया। सवाल सिर्फ पर्यटन का नहीं, सवाल राष्ट्रीय स्वाभिमान का है। तुर्की की ऐतिहासिक विरासत, अजरबैजान की प्राकृतिक सौंदर्य पर भी भारतीयों की नजर नहीं, नाराजगी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये ट्रेड जारी रहा तो इन देशों की टूरिज्म इंडस्ट्री को दीर्घकालीन आर्थिक झटका लग सकता है। अब भारत पर्यटक देख रहे हैं नए विकल्प, ग्रीस, आर्मेनिया, थाईलैंड, श्रीलंका, दुबई, क्योंकि आज का भारतीय सिर्फ टिकट नहीं बुक करता है, वो अपनी नीतियों के साथ खड़ा रहता है। यही कूटनीतिक संदेश अब पूरी दुनिया के लिए है। जिसने हमारे जख्म पर नमक छिड़का उसे अब हमारी जेब की कीमत चुकानी होगी, क्योंकि सूटकेस अब सिर्फ कपड़े नहीं देशभक्ति भी लेकर चलता है। 3 तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। और ईज़मा ट्रिप पहली भारतीय ट्रैवल कंपनी थी जिसने मालदीव्स के लिए भी स्टैंड लिया था। 1-1.5 साल पहले भारत और मालदीव्स का ट्रिप हुआ था, उसके अंदर भी हमने पहला स्टैंड लिया था। हमने मालदीव्स की सारी फ्लाइट्स, होटल्स, हॉलिडेज कैंसिल कर दी थी और कस्टमर को फुल रिफंड दे दिया था अपनी जेब से। और जब तक मालदीव्स ने अपनी गलती नहीं मानी, 8-9 महीने लगे, उन्होंने बार बार अपनी गलती नहीं मानी। उनके टूरिज्म मिनिस्टर हमारे ऑफिस में कई बार आए और फिर जब उन्होंने एक वेलकम इंडिया कैंपेन शुरू किया और जयशंकर जी जो हमारे ऑनरेबल एक्सटर्नल मिनिस्टर है, जब वो मालदीव्स गए तब हमने मालदीव्स के साथ में रिलेशनशिप नॉर्मलाइज किया और मालदीव्स की बुकिंग दोबारा शुरू करी। इसी तरह से जैसे ही हमें पता चला कि टर्की और अजरबैजान इस लड़ाई में गलत साइड में खड़े, देखिए पाकिस्तान गलत है ये बात प्रूव हो चुकी है दुनिया में। जो उनका यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है उसके फ्यूनरल पे पाकिस्तान की आर्मी के लोग, मिलिट्री के लोग खड़े, तो इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान एक रोग नेशन है, एक टेररिस्ट को पनाह देने वाला नेशन है। उस नेशन को टर्की और अजरबैजान सपोर्ट करें, ड्रोन्स देकर, मनी देकर, ये बात एकदम क्लियर होती है कि हमें इन नेशंस के साथ काम नहीं करना चाहिए। और इसके लिए हमने ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी कि इन कंट्रीज में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। वी वर द फर्स्ट वंस जिसने ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमें देखकर काफी सारी ट्रैवल एजेंसीज ने भी ये एडवाइजरी निकाली और आज के टाइम में हमारे एफर्ट की वजह से बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल गलत साइड पे खड़े हैं और इनका खड़ा होना उस साइड पे इनकी आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, इनके इस्लामिक कंट्री होने से रिलेटेड है और ये वहां पे ड्रोन्स भी सप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान को। तो जैसे कि हमारे ऑनरेबल पीएम ने बोला है कि पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकते, उसी तरह से पानी, खून और ट्रेड भी साथ में नहीं बहना। तुर्की पर चोट तगड़ी है, आयात निर्यात बंद हो रहे हैं, टिकट कैंसिल कर रहे हैं सैलानी, सेब मंगाना बंद हो गया है। इसके अलावा शिक्षा संस्थानों ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। तुर्की पर चोट, बाइकॉट लगातार देखने को मिल रहा है। एक और आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, दरअसल समझाते हैं आपको। इन सब के बीच में तुर्की से यूनिवर्सिटी की दूरी नजर आ रही है। जेएनयू ने यह ऐलान कर दिया है पूरी तरीके से नाता तुर्की से
तोड़ दिया है। जामिया मिल्ला इस्लामिया ने भी नाता तोड़ दिया है। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी ने भी पूरी तरीके से नाता तोड़ दिया है। धर्म देखकर मारे गए थे हमारे लोग, अब कर्म देखकर मौत बांटी जा रही है। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगांव में हुआ आतंकी हमला सिर्फ एक वार नहीं था, ये भारत की आत्मा पर हमला था। उसके मासूमों की चीख थी, उसकी सहनशीलता की परीक्षा थी। लेकिन अब भारत चुप नहीं है, सहमा नहीं है। अब भारत का प्रतिशोध बोल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर नाम जितना पवित्र, वार उतना ही घातक। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीयूके में घुसकर मचाया कहर। 9 ठिकानों पर स्ट्राइक, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर। मसूद अजहर का पूरा कुनबा खत्म हो गया। एक झटके में जैश और लश्कर की रीढ़ तोड़ दी गई। और यह सिर्फ शुरुआत थी। इससे पहले की आतंकियों की गोलियों की गूंज थमे, भारतीय सेना का जवाब गूंजा। एनकाउंटर दर एनकाउंटर। पिछले 50 घंटे में 6 लोकल आतंकी ढेर। कश्मीर की घाटी में अब आतंकियों की लाशें बिछ रही। शोपिया के केलर जंगल में मुठभेड़, 3 आतंकी मारे गए। उसमें एक था शाहिद कुट्टे, लश्कर का ऑपरेशनल कमांडर। वही शख्स जिसने दर्जनों युवाओं को गुमराह करके आतंकी राह दिखाई, अब खुद मौत का सामान बन गया है। सेना ने बताया कि यह हमला सिर्फ बंदूक से नहीं हुआ, यह हमला था इरादों से, और जवाब भी उसी इरादे से दिया गया। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का तालमेल रहा। घाटी में अब आतंक के खिलाफ निर्णायक युद्ध छिड़ चुका है और पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, हारा हुआ है, डर से कांपा हुआ है। ड्रोन से जवाब देने की कोशिश कर रहा है, हर बार विफल हो रहा है, लेकिन फिर से पलटवार कर रहा है। पाक के कई एयरबेस तबाह हो चुके हैं। ये साफ संदेश था, तुमने हमारे बच्चों को मारा, अब तुम्हारे ठिकाने जलेंगे। पहलगाम की जमीन पर बहा खून अब जवाब मांग रहा था और भारत ने उसे इंसाफ दिया। अब न केवल कश्मीर में घुसपैठ रोकी जाएगी, बल्कि आतंक के जनक पाकिस्तान में घुसकर उसके बीज की हो जला दिए जाएंगे। ये नया भारत है, ये पहले सहता है फिर कहता है, और अब तेरा वक्त पूरा हुआ। अब कश्मीर की फिजाओं में सिर्फ आजादी की हवा नहीं, सुरक्षा बलों की बुलंदियां भी गूंज रही हैं। तो ये 6 आतंकी ढेर हुए हैं। इसमें आसिफ शेख का जिक्र करें, जैश का आतंकी था, ढेर हो गया है। एहसान अहमद का जिक्र करें, लश्कर का आतंकी था, इसको ढेर किया गया है। आमिर नजीर वानी जैश का आतंकी था, इसको भी ढेर कर दिया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। भारत नहीं, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ये शब्द किसी आम नेता के नहीं थे। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो सीधी चेतावनी थी जो भारत के मैन्युफैक्चरिंग ड्रीम को सीधा चैलेंज करती है। क्या ट्रंप भारत के खिलाफ हैं या फिर अपने अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के लिए भारत को बलि का बकरा बना रहे हैं? 22वीं सदी की सबसे बड़ी टेक लड़ाई का नया मोर्चा खुल गया है। जो 22वीं सदी की सबसे बड़ी टेक लड़ाई का नया मोर्चा खुल चुका है और इस बार निशाने पर मेक इन इंडिया है। टिम, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा किया, लेकिन अब बहुत हुआ। कतर में एक बिजनेस इवेंट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने सबके सामने एप्पल के सीईओ टिम कुक को साफ कह दिया, मैं नहीं चाहता कि आप भारत में आईफोन बनवाएं। इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। ये महज एक कॉरपोरेट बातचीत नहीं थी, ये था अमेरिका की तरफ से भारत को सीधा मैसेज। हम चाहते हैं कि पैसा, तकनीक और नौकरियां अब अमेरिका लौटे। आज अमेरिका में बिकने वाले हर 2 में से 1 आईफोन भारत में बन रहा है। टाटा और फैक्सकॉन की यूनिट्स में हजारों भारतीयों के हाथ से एप्पल का सपना साकार हो रहा है। 2026 तक भारत में हर साल 6 करोड़ से ज्यादा आईफोन बनेंगे। ये चीन पर निर्भरता को तोड़ेगा और भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकता है। लेकिन ट्रंप का बयान अब सीधे सपने पर ब्रेक लगाने जैसा है। भारत कहता है, हमने आपको 0 टैरिफ डील दी, हमारे बाजार खुले हैं, हम व्यापार के लिए तैयार हैं। ट्रंप कहते हैं, हमें डील नहीं, डोमिनेंस चाहिए। उनका साफ संदेश है, भारत में बनाओगे तो अमेरिका में बेच नहीं पाओगे। अगर अमेरिका का बाजार चाहिए तो अमेरिका में बनाओ।
ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की जंग नहीं है, ये भू राजनीतिक शक्ति संतुलन की लड़ाई है। एक तरफ भारत है जो मेक इन इंडिया के सपने को हकीकत में तब्दील कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका है जो अब अपनी खोई हुई इंडस्ट्री को वापस लाना चाहता है। सवाल यह है कि क्या एप्पल भारत को छोड़ देगा? क्या भारत को अपने सपनों से समझौता करना पड़ेगा, या फिर क्या भारत अब अपनी इतनी ताकत में है कि वो ट्रंप की धमकी को नजरअंदाज कर सके? मेक इन इंडिया सिर्फ एक योजना नहीं, करोड़ों नौकरियों की उम्मीद है। अगर एप्पल जैसे ब्रांड झुकते हैं तो भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्रांति को पंख मिलते हैं, और अगर अमेरिका अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पर अड़ा रहता है तो भारत को अब इंडिया फर्स्ट की राजनीति खेलनी होगी। And we have Apple, as you know, is coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India. We're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest and now they're saying no tariff. But I said to Tim, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States. Apple. So Apple's already in for $500 billion, but they're going to be upping their. एक हिंदुस्तानी सुपरस्टार, एक इंटरनेशनल रेड कारपेट और एक ऐसा डेब्यू जिसने दुनिया के सबसे बड़े स्टार्स को पीछे छोड़ दिया। न्यूज टोन विजुअल, दरअसल मेट गाला रेड कारपेट, शाहरुख का एंटी शॉट, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फैशन इवेंट मेट गाला 2025 हर साल मई के पहले सोमवार को न्यूयॉर्क का मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ग्लैमर और ग्लोरी से जगमगाता है, और इस बार रेड कारपेट पर चल रहे थे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। यह पहली बार था जब भारत से कोई मेल एक्टर मेट गाला में शामिल हुआ हो। डिजाइनर थे सब्यसाची, थीम थी सुपर फाइन टेलरिंग ब्लैक स्टाइल, और शाहरुख आए थे पूरे रॉयल ठाठ के साथ, ब्लैक वेस्ट, फ्लोर लेंथ तस्मान वूल कोट, SRK और K वाला गोल्ड पेंडेंट और एक गोल्डन टाइगर हेड वाली शाही छड़ी। ये लुक नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। लेकिन क्या हुआ? कुछ विदेशी मीडिया ने उन्हें पहचानने से इनकार किया, कुछ लोगों ने उनके आउटफिट पर सवाल उठाए, मगर जो हुआ उसके बाद शाहरुख ने सबको चौंका दिया। हॉलीवुड रिपोर्टर और लॉन्च मेट्रीज ने जारी की मेट गाला 2025 की पावर रैंकिंग। यह रैंकिंग बताती है कि किस स्टार का सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, और नतीजा मेल सेलिब्रिटीज की लिस्ट में शाहरुख खान नंबर 1 पर थे। $19 मिलियन यानी कि 162 करोड़ की मीडिया वैल्यू, लुइस हैमिल्टन, बैड बनी और यहां तक कि दिलजीत दोसांझ से भी आगे। ओवरऑल लिस्ट में भी के पॉप सेंसेशन लिसा और थाई एक्टर फ्रीन के बाद तीसरा स्थान मिला किंग खान को। रियाना पीछे, जेंडिया पीछे, जेनिफर पीछे, प्रियंका चोपड़ा तक पीछे शाहरुख खान के। जिस शाहरुख खान को मेट गाला के रेड कारपेट पर पहचानने से इनकार किया गया, उसकी एक तस्वीर ने दुनिया को उनकी अहमियत याद दिला दी। वो शाहरुख जो कहते हैं डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, आज वही आम आदमी सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया। मेट गाला 2025 भारत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। कियारा आडवाणी, दलजीत दोसांझ, मनीष मल्होत्रा, ईशा अंबानी, लेकिन सबसे ऊपर शाहरुख खान एक प्रतीक बनकर उभरे, स्टाइल का, संस्कृति का और एक ऐसे भारत का जो अब पीछे नहीं आगे चलता है। मेट गाला का मंच था ग्लोबल, लेकिन स्पॉटलाइट था इंडियन, और सबसे चमकदार सितारा था किंग खान।
चलिए अब जाते जाते बात पते की आपको बताते चलते हैं। आज की बात पते की है कि जिंदगी में कुछ भी छीनने वाला सबसे पहले तुम्हारा भरोसा छीनता है, खुद से, दूसरों से और आगे बढ़ने से। इसलिए अगर खुद पर भरोसा बचा है तो कुछ भी बाकी नहीं गया। हालात कितने भी उलझे हों, अगर आत्मविश्वास जिंदा है तो तूफानों को भी रास्ता बदलना पड़ता है। कुल मिलाकर सार बात पते की का यही है कि खुद पर यकीन रखने वाला इंसान हार सकता है, टूट सकता है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।